बोलो। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आप लोग आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसलिए बुलाया गया कि समाज को जानकारी दे दी जाए कि 19 और 20 नवंबर शनिवार और इतवार के दिन भीम संसद का सत्र होने जा रहा है और भीम संसद के बारे में अब ये जानकारी चाहेंगे कि ये भीम संसद क्या है, क्यों बनाई गई है। तो मैं इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में हमारे 131 सांसद हैं, राज्यसभा में भी कुछ सांसद हैं, लेकिन हमारी काफी लंबे समय से, काफी वर्षों से पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई चर्चा नहीं हो रही। अत्याचारों की भरमार है, आए दिन जघन्य घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ना तो पार्लियामेंट के जो सांसद है या मंत्री हैं कोई पार्लियामेंट हाउस में बात करता है, ना कोई बाहर जनता में बोलता है, ना कोई चर्चा करता है, ना सरकार से कोई मांग करता है कोई बराबर इंक्वायरी कंडक्ट हो। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि जितने आज तक कांड हुए, जघन्य कांड हुए हैं, किसी भी केस में कोई कठोर सजा नहीं हुई, 1% केसेस में भी सजा नहीं हुई। पहली तो बात यह है कि केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते, और यदि कुछ किसी तरह से कोई रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं तो उन मामलों में किसी को कोई सजा ही नहीं हुई। हमेशा कहा जाता है कि पीड़ित पक्ष गवाही दी दिए, गवाह आए थे, गवाह बोले दी, तो ये कब तक खेल चलेगा। पीड़ित पक्ष को इतना डरा दिया, धमका दिया जाता है, गवाहों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो लोग कोर्ट तक ही नहीं पहुंचते। हमारे लोगों की जो स्थिति है, गरीब लोग हैं, वो वकीलों की फीस भी नहीं दे सकते। पीड़ित पक्ष को आने जाने के लिए किराया खर्चा चाहिए। 10 साल, 15 साल, 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं और बाद में पता लगता कुछ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, उसमें सुधार की बहुत सख्त जरूरत है। पीड़ित पक्ष को ये प्रूव करना होता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, और अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जज ऐसा उल्टा फैसला दे रहे हैं कि वो अत्याचार कहाँ हुआ, घर के अंदर हुआ या बाहर हुआ, उनको शर्म नहीं लगती ऐसे फैसले देते टाइम कि अत्याचार घर में होगा तो वहाँ कोई लोग जनता देखने जाएगी, उसको वो अत्याचार नहीं मानेंगे। यदि बाहर सड़क पे होगा तो क्या अत्याचारी जो करने वाला वो इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि मुझे दुनिया देख रही है। पता नहीं अकल कहाँ चली गई है। तो ये ऐसे ही कोर्ट, ऐसे ही अदालतें, ऐसे जज जो इस तरह का फैसला देते आ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि इन आदमी की, इन जजों की अकल मारी गई है, उनमें कोई अकल नाम की चीज नहीं। अत्याचार के साथ और बहुत सी बातें हैं। हमारे समाज की इतनी समस्याएं हैं जो पार्लियामेंट हाउस से ही सॉल्व हो सकती है, लेकिन एक भी सांसद नहीं बोलता, सबके मुंह पर पट्टियां बंधी हैं। तो हमने उसके जवाब में भीम संसद का गठन हुआ है कि जो सवाल हम लोग पार्लियामेंट हाउस में उठा नहीं पा रहे हैं, हमारे सांसद बिल्कुल निकट्टे होकर के बैठ गए हैं, उन की जगह हम अपने भीम सांसद बना रहे हैं, और उसको एक भीम संसद के द्वारा हम लोग अपने जवान को, हम अपने मुद्दों को, हम अपनी समस्याओं को हाईलाइट करेंगे और सरकार पे इस बात का दबाव बनाएंगे कि इन मामलों को प्राथमिकता के साथ देखा जाए। क्योंकि यदि पार्लियामेंट हाउस से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा और हम भी नहीं चिल्लाएंगे, हम भी समाज के दुख दर्द की बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। इसलिए ये भीम संसद बनाई गई है कि हम अपने मुद्दों को वहाँ पूरी ताकत के साथ उठाएंगे और प्रस्ताव पारित करके सरकार को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहेंगे। जो भी हमारे योजनाएं आज तक बनी हैं, सारी योजनाएं फ्रॉड है, गलत है। मैं 1000 बार लिख चुका, कह चुका, दफ्तर में मिल चुका कि इनमें सुधार करिए। कोई आदमी, कोई मंत्रालय कोई सुधार करने को तैयार नहीं है। सारी योजनाएं ऐसी फॉल्टी हैं जिनमें इतनी गलतियां हैं कि वो लागू हो ही नहीं पाएंगी, हो ही नहीं पाती हैं। उनका हमारे समाज को कोई बेनिफिट नहीं होता है। भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2005 को एक प्रस्ताव पास किया। वो एनडीसी की मीटिंग होती है,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो केंद्र की सरकार और सब स्टेटों के मुख्यमंत्री उसमें भाग लेते हैं और भाग लेकर के सारे देश की समस्याओं पर वो लोग प्लान तैयार करते हैं, जो जो आगे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो 2005 में ये प्रस्ताव पास किया गया कि दलित समाज को उनका सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट करके हम सामान्य वर्ग के बराबर ले आएंगे, 10 साल में ले आएंगे। बाबा साहब से भी यही वायदा किया था जब देश आजाद हो रहा था, और बाबा साहब ये अड़े हुए थे कि क्या मेरे आदमियों को इसी स्थिति में देश आजाद होगा तो मेरे आदमियों की स्थिति क्या होगी। तब इन लोगों के जो यहाँ के लीडर थे, देश की आज़ादी के लिए जो लड़े, उन्होंने कहा बाबा साहब देश को आज़ाद हो जाने दो, हम लोग इन लोगों को 10 साल के अंदर अंदर सामान्य वर्ग के बराबर ले आएंगे। उसके बाद भी कई बार प्रस्ताव पास हुए, लेकिन किसी आदमी ने एक तिल भर भी कदम नहीं बढ़ाया कि इन लोगों का हमने डेवलपमेंट करना है, हमारा विकास करना है। विकास की बजाय आज तो ऐसी हालत आ गई है, विकास की बजाय हमें पीछे की तरफ धकेलने वाली बात चल रही है, और हम लोग को कोशिश की जा रही है जहां से हम चले थे फिर उसी स्थिति में पहुंचा दिया। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, साजिश चल रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये भीम संसद की बैठक होगी। सब लोग विचार देंगे, इसमें कोई आदमी कोई ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे सबको बराबर इक्वल अधिकार होगा। जैसे भारतीय संसद में, लोकसभा में लोग सब जाति के लोग, सब धर्मों के लोग बैठते हैं, इसी प्रकार से हमारे भीम संसद में भी सभी लोग, हमारे दलित समाज के सारे लोग बैठेंगे और बैठ करके ये फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि जो स्कीमें बनती है, जो हमारे डेवलपमेंट की बात है, उसमें हमें तो पूछा ही नहीं जाता क्या करना है। दर्द हमारे हैं तो हमसे पूछा जाना चाहिए कि क्या करना है। अब हम लोगों को ना पूछ करके वो खुद अपनी स्कीम बनाते हैं और उससे हमारे समाज को कोई फायदा नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है कि हमारे समाज के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है उसके लिए मुकम्मल कानून बने। मुकम्मल कानून का मतलब ये है कि पीड़ित पक्ष, आप जानते हैं कि एक भी केस में आज तक किसी को फांसी हुई है, एक भी केस में किसी को आजीवन कारावास हुआ है, या कहीं कोई ऐसा कठोर दंड मिला है। जबकि हमारे कहीं बाथम केस में है तो 56 आदमी मारे गए, सब बाइज्जत बरी। खैरराम जी केस हुआ था, सब हाई कोर्ट की तरफ से सब बाइज्जत बरी। तो हमारे आदमी मरे ही नहीं, आदमी तो मरे हैं। कोर्ट ने कभी कहा कि ये भाई केस सीबीआई को दे दो, या दोबारा इंक्वायरी करो, या दोबारा उसके लिए कोई कमेटी बनाई या एसआईटी बनाई कि भाई इन लोगों के साथ जो जुर्म ज्यादती हुई है उसके ऊपर अपनी एसआईटी बना करके जांच करवाई। आदमी मरे नहीं, तो आदमी मरे, लेकिन सबकी नीयत खराब है, खोटी है, सबकी नीयत में खोट है। मारने वाले भी वही हैं, पुलिस केस रजिस्टर करने वाले भी वही हैं, और सजा देने वाले भी वही हैं, छोड़ने वाले भी वही। तो सभी एक ही ग्रुप के, एक ही जाति धर्म के आदमियों के हाथ में सारा आया हुआ है। तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? हमारी आबादी किससे कम नहीं है, और हम लोग किसी तरह से किसी तरह भी कमजोर नहीं है। वो जमाने लद गए जो 5000 साल तुमने हमारे ऊपर जुल्म जाती अत्याचार कर लिए। अब हम वो जुल्म जाती अत्याचार सहने वाले नहीं है। यदि हमारे एक आदमी को मारेंगे हम 2 को मारेंगे, यदि हमारे 10 आदमी को मारेंगे हम 20 को मारेंगे। यही रह जाएगा जब कानून का राज खत्म करने जा रहे हैं, अदालतें हमें न्याय नहीं दे रही है, तो न्याय जनता अपने हाथ में ले लेगी, न्याय फिर वो अपने हाथों से लेना शुरू करेगी। हम ये चाहते हैं कि ऐसा समय ना आए, अदालतें भी देखें और जो लोग पुलिस प्रशासन है वो भी इस बात को देखे कि हमें न्याय मिले। तो मेरा ये कहना है कि जो समस्याएं, यहाँ हजारों समस्याएं, यदि ये अभी हमने लोगों को पत्र भेजा है, अब मैंने इसमें सारा वर्णन किया है। आप ये बताइए, 2005 में ये प्रस्ताव पास किया कि जो बजट बनेगा उस बजट का आबादी के अनुपात में हम लोगों को आवंटन होगा, धनराशि का आवंटन होगा। तो जब बजट बनता है हमें वो तो छोटा सा अमाउंट देते हैं। प्रस्ताव गवर्नमेंट का, उन्हीं का प्रस्ताव, वही उन्होंने पास किया कि हम लोग आबादी के अनुपात में देंगे, लेकिन हमें
नमक के बराबर, आटे में नमक जैसा हमें अमाउंट देते हैं। क्यों प्रस्ताव पास किया? जब ये प्रस्ताव पास किया तो तब क्या उनकी आंखें बंद थी क्या? सब मुख्यमंत्री थे, सब कैबिनेट थी, प्रधानमंत्री थे, प्रस्ताव आया, पास किया। हमारा तो कोई आदमी था भी नहीं प्रस्ताव पास करा। उन्होंने ही कहा तो हम लोग को मूर्ख बना रहे क्या? कितने साल तक मूर्ख बनाओगे? अब वो समय चला गया जब हम लोग मूर्ख बनते थे, बनाए जाते थे। अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। इसमें हमारे समाज की भी थोड़ी गलती है, मैं उसको मानता कि हमारे समाज ने सरकार को खड़खड़ाया ही नहीं। यदि सरकार को खड़खड़ाया होता और उसको बताया होता कि तुम्हारी जबान है, तुम जबान है या क्या है तुम्हारा, ये जो जबान देते हो, जो प्रस्ताव पास करते हो, जो नोटिफिकेशन जारी करते हो, यदि वो लागू नहीं होता, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ता, तो इसमें किसकी जिम्मेवारी है? इसका मतलब ये है कि सरकार बेईमान है, राज्य सरकारें भी बेईमान है। सबको आदेश गया हुआ है, ये आदेश की कॉपी मेरे पास है, ये सारे ये देख लीजिएगा। तो जब ये सारे आदेश चले गए फिर भी कोई आदमी काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि जो भी सरकारें हैं वो भी दलितों के खिलाफ है और केंद्र सरकार तो खिलाफ है ही है। इसलिए हमारी जो ये संसद बैठेगी उसमें हम लोग बैठ करके ये सब फैसले लेंगे। हमारा अब जैसे छोटी सी बात है, हमारा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, वो सिर्फ उसी राज्य में मान्य है, वो सिर्फ उसी राज्य में मान्य है जिस राज्य में कि इशू हुआ है। अब ये लोग, हम लोग यदि यूपी के हैं, हम लोग महाराष्ट्र में चले जाएं या मध्य प्रदेश में चले जाएं तो हमारे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। संविधान कहता है कि हम यदि बाई बर्थ शेड्यूल कास्ट है तो देश के किसी भी कोने में जाए हम शेड्यूल कास्ट रहेंगे। जब शेड्यूल कास्ट रहेंगे तो हमें उस राज्य में जा करके भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो हमारे प्रदेश में मिल रही थी। बाई बर्थ की जब बात आई है, हमारे तो माथे पे बच्चा पैदा हुआ लिख दिया जाता है शेड्यूल कास्ट है, हम तो वहीं से शुरू हो जाते हैं। हमारा समाज के लिए तो वहीं से प्रताड़ना शुरू हो जाती है और आगे जा करके सारा प्रताड़ना तो बराबर रहेगी। हम लोग यूपी से निकल के मध्य प्रदेश जाके बच जाए, महाराष्ट्र बॉम्बे में जाके बच जाए, दिल्ली में जाके बच, लेकिन हमें फैसिलिटी नहीं मिली, प्रताड़ना वही रहेगी, फैसिलिटी कोई नहीं मिला। और दूसरी स्टेट में जाते ही हम लोग जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं। दूसरा, हमारी जनगणना नहीं होती। जो लोग ऐसे 20-25% लोग जरूर है पूरे देश में जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाके बस गए हैं। फिर कुछ नौकरियां ऐसी हैं जैसे सिविल सर्विस की नौकरी, IAS IPS अफसर बनते हैं, उनको कैडर मिलता है। किसी को उड़ीसा मिलेगा, किसी को तमिलनाडु मिलेगा, किसी को यूपी का है तो किसी को कहीं मिलेगा, तो कर्नाटक मिलेगा। तो वे लोग तो वहाँ जाते हैं कि साथ ही जनरल कैटेगरी में आ जाएगी, उनके बच्चे को कोई नहीं मिलेगा। ये सिविल सर्विस की, रेलवे की सर्विस ऑल इंडिया की है, CPWD की सर्विस ऑल इंडिया की है। तो जो सर्विस ऑल इंडिया की, वे लोग जहाँ जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं और वहाँ पर वो लोग गिने नहीं जाते, उनके बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। जबकि बाई बर्थ शेड्यूल कास्ट है, जब आपने बाई बर्थ का शेड्यूल कास्ट का तकमा दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का गवाह है कि हम लोग बाई बर्थ शेड्यूल कास्ट है, तो पूरे देश में कहीं भी जाएंगे हम शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे। तो मेरा ये कहने का है, तो ये बजट हो स्टेट का हो या ये एट्रोसिटीज का मामला हो या ये सर्टिफिकेट का मामला हो, इसके अलावा बहुत सारी और घटनाएं। आज सरकार का आदेश है, पैसा ना डाइवर्ट होगा ना लैप्स होगा, वो 7, 8, 9 हेड में रखा जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए माइनर हेड अलॉटेड है और जो जनरल कास्ट जो हमारा शेड्यूल ट्राइब का आदमी है उसके लिए 7 माइनर हेड है, वो उसमें रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाता? 2005 में भी प्रस्ताव पास हो चुका, इससे पहले भी हो चुका, हेड अलॉट है, क्यों नहीं पैसा उसमें जाता? ये सरकार की कमी है या हमारी? मैं ये कहता हूँ सरकार साजिश के तहत उसको उस पैसा उस साइड में नहीं रखती, वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है, वो लैप्सेबल भी नहीं है। 2005 से मेरे से बन सका, मेरे जितना प्रयास है चल रहा है। अभी यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में 86,000 करोड़ रुपया जो सरप्लस था वो जमा हो चुका है 2005 से अब तक। मेरा ये कहना है कि 2005 से जो अब तक 86,000 करोड़ रुपया सरप्लस है, हमारे लिए डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय विद्यालय खोल दीजिए। हर सांसद के एरिया में एक, यदि
डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुल जाए और 2000 बच्चे उसमें पढ़े तो हमारे कितने बच्चे, लाखों बच्चे हर साल आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के। आज कितने कितने जुल्म है, केंद्रीय विद्यालय है उसके अंदर इतना जुल्म है कि हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे को 22.5% कोटा दिया हुआ है आम आदमी के लिए, लेकिन मुश्किल से 5 सीट मिल पाती है, बाकी सीटें वो इधर उधर करके, इधर उधर बेईमानी गड़बड़ करके हम लोगों को पागल बना रहे हैं। तो ये मामले भी सारे उठे। इसके अलावा जब इन्होंने ये कहा है कि हम लोग 10 साल के अंदर बराबर ले आएंगे, तो एक मकान यदि वो उसकी लागत मूल्य यदि 50 लाख की आ रही है सारी मिला करके, तो हमें 1,75,00,000 का या 1,41,00,000 का इस तरह का मकान दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? तो सरकार बेईमान है, एक नंबर की बेईमान है। यदि उसको चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट करना है तो कम से कम हमसे कीमत ले ले, हमें फ्री मत दे। हम नहीं चाहिए गवर्नमेंट की कोई भी चीज़, हमें फ्री नहीं चाहिए, पर हमसे प्रॉफिट तो ना कमाए। जो 1,41,00,000 रुपए लिया जा रहा है जबकि उसकी लागत 50 लाख है, तो 50 लाख ले ले हमसे, 10% जो खर्चा और उनका हुआ वो ले ले, वो 55 लाख रुपए हमसे ले ले। लेकिन ये कहाँ का तुक है कि 1,41,00,000, 1,71,00,000 रुपया लिया जाता है। ऐसे ही दुकानों का मामला, जिसकी दुकान की कीमत 6 लाख 7 लाख थी, उसके 70 लाख 80 लाख रुपए मांगते हैं। कहाँ से हमारा आदमी देगा? तो इस तरह की एक नहीं बहुत सी है। तो मेरा सबसे बड़ा आक्षेप है कि सरकार हमसे ही कमाई जा रही है। तो मेरा मांग रहेगी हमारी भीम संसद में, इसलिए मैंने देश के चुनिंदा आदमियों को, देश के जो हमारे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वही आएंगे, उसमें आम जनता को नहीं बुलाया गया। तो मैं उन सब लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे देश के जो कार्यकर्ता हैं, जिनके सीने में दर्द है, जिनके दर्द है दिल में, वो लोग इसमें आ जाएं और वो जरूर आए, बात रखें। हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारे ऐसे 50 पॉइंट हम रखेंगे जो बहुत ही ज्वलंत है, वे 50 पॉइंट हम रखेंगे और उनके ऊपर हम लोग प्रस्ताव पास करके सरकार को देंगे, और जिससे कि हमारा कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो सके। अभी तो बिल्कुल सब ठप पड़ा है, मकान हम ले नहीं पाते, लेते हैं तो हमारे नाम से, शेड्यूल कास्ट के नाम से दूसरे लोग फार्म भर के ले जाते हैं। जमीन अलॉट हुई नहीं। गांव देहातों में कोई हमारे लोगों की जो बुरी स्थिति है, गांव में रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, एक टाइम की रोटी भी जुटाना परिवारों के लिए मुश्किल हो। कोई कारोबार नहीं, धंधा नहीं, जमीन नहीं, नौकरी नहीं, बेरोजगारी इतनी बुरी है कि रोटी नहीं कमा पा रहे। तो हम लोग कहाँ जाए? सरकार को नहीं दिखता कि इनके पास, जिनके पास कोई कारोबार नहीं, रोजगार नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं, हम एक भैंस भी लेने चले वो भी 90,000 की है, 1 लाख रुपए की है। कहाँ से गरीब लाई 1,90,000 रुपए? वो भैंस भी लेके पहले दूध बेच के गुजारा करते थे लोग, आजकल वो धंधा भी बंद हो गया। सारा बिजनेस जो हमारा चमड़े का व्यापार था, चाहे हम अटैची बनाते थे, बेल्ट बनाते थे, चाहे हम उसमें जूते चप्पल बनाते थे, सारा व्यापार सारा छिन गया हाथ से, वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिया। आगे बिजनेस करने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, तो हम लोग सड़क पर हैं। तो सरकार कब सोचेगी? हम लोग इतनी तादाद में हैं, यदि थोड़े थोड़े आदमियों को भी उठाने का सरकार तय करे तो हम लोग उठ सकते हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में नई पॉलिसी ले आए हैं, नई शिक्षा प्रणाली। नई शिक्षा प्रणाली क्या है? पैसे की। हम लोगों के पास, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो कैसे शिक्षा लेगा भाई? गांव में तुम जो देहातों में या शहरों में भी जो सरकारी स्कूल में, उनमें शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं। अभी कर दिया कि हिंदी में ही होगा। अरे हिंदी में तुम ये जितने पब्लिक स्कूल खोल रखे उनको हिंदी पढ़ाओ ना, पहले उनको हिंदी मीडियम करो ना। अपने बच्चे को तो तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ाओगे या उनको विदेशों में भेज रहे हो। जितने मंत्री है, जितने एमपी है, जितने पूंजीपति इस देश के, सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए यहाँ के हिंदी मीडियम और वो भी है, वो एजुकेशन दे रहे हैं जिससे चपरासी बनना भी मुश्किल है। हमारा आदमी क्लास भी नहीं बन सकता। सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, प्राइवेटाइजेशन कर करके सारा आरक्षण खत्म कर दिया। आरक्षण बिल था हमारा, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पेंडिंग है, वो पास करवाना था, वो भी पेश नहीं कर पा रहे। प्रमोशन की बात थी, वो भी कूड़ेदान में डाल रखा है।
तो ना तो नौकरियां रही हैं, ना आरक्षण बिल बना रहे हैं, सारा प्राइवेटाइजेशन ले गए हैं। 17 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें लागू ही नहीं होता आरक्षण। डिफेंस में लागू होता है क्या? हम लोग पे आज भी शक हो रहा है। देश आजाद हुए आज 75 साल हो गए, फिर भी हम पे ये शक किया जा रहा है कि हम इस देश के वासी है कि नहीं। हम लोग को क्यों नहीं मिलिट्री में लिया जाता? क्यों नहीं हम लोग को दूसरे विभागों में लिया जाता? ये सब क्या हो रहा है? जुडिशरी में क्यों नहीं हमारे आदमी आ पा रहे? क्यों नहीं आ नहीं पा रहे या ले नहीं रहे? कौन सी बात सही है? यदि नहीं आ पा रहे तो उसमें किसकी गलती है? और यदि हमारे आदमियों को ये कहते हैं कि ये कैपेबल नहीं है, तो कैपेबिलिटी की क्या पहचान है? कैसे पता लगाते हैं कैपेबिलिटी? इंटरव्यू है नहीं, टेस्ट है नहीं, कोई किस तरह की कोई प्रक्रिया भर्ती की है नहीं, तो हमारे कैसे आएंगे? वही लोग आ रहे हैं। 90% स्वर्ण समाज के लोग हैं, 99% लोग वही आ रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट का आदमी कैसे आएगा? शेड्यूल टाइप का आदमी कैसे आएगा? तो उसमें इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने कहा था 1919 में, एक प्रस्ताव दिया था कि इस देश में कभी ब्राह्मण को जज नहीं बनाना, क्योंकि उसकी जो नीति और उसकी जो नीयत है वो साफ नहीं है, वो गंदी नीयत का है ब्राह्मण इस देश में। इसलिए 1919 के बाद जज ना बनाया जाए। तो अंग्रेजों का जब तक राज रहा ब्राह्मण जज नहीं बने, लेकिन देश आ जाता है तो साथ ही ब्राह्मण था। आज कोई बताइए, किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री कभी शेड्यूल कास्ट है? कोई क्या है? तो कहीं पर भी हमारे हाथ में जहाँ सत्ता की चाबी हो और जिससे हम लोग अपना डेवलपमेंट कर सके, ऐसी कोई जगह नहीं। तो इस तरह से मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज में काम कर रहा है, उसके पास अभी समय है, वो 19 तारीख के लिए अपनी अपनी टिकटें बुक करा ले, अपना जिस तरह से उसको आ सकता है आने का प्रबंध कर ले। अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर दिल्ली में है, कनॉट प्लेस के बिल्कुल पास है। वो 19 तारीख को और 20 तारीख को हमारे जो भीम संसद का सेशन होने जा रहा है, वहाँ उसमें भाग ले। वो उसको बराबर इज्जत मिलेगी, बराबर का दर्जा मिलेगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिशियन के लिए भी हमने कोई बैन नहीं किया है। पॉलिटिशियन आएगा संसद में, हमारी बैठेगा, बात करेगा, लेकिन अपनी पार्टी का नाम या प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। वो अपनी पार्टी के बारे में वहाँ ये नहीं बताएगा मेरी पार्टी ऐसी है या नहीं। अपनी पार्टी पे जाए, अपनी पार्टी में जा करके बखान करे, भाई यहाँ फैसला लिया गया, आप उनके सवाल उठाइए। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी उठा रही है सवाल? एक भी पार्टी का नाम बताइए जो शेड्यूल कास्ट की किसी भी बात को उठा रही है। जुल्म ज्यादती हुई है अभी लखीमपुर की, जहाँ 2 बेटियों को, सभी बहनों को, नाबालिग बालिकाओं को, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, दुराचार हुआ, उसके बाद उनको मर्डर हुआ, मर्डर करके पेड़ पे लटका दिया। इतना बुरा कभी होता है? पेड़ पे लटकाना कोई मामूली बात है? उसका मतलब है हमें ये बताया गया है, हमें सिखाया है, हमें संदेश दे रहे हैं वो लोग कि ये हालत हो सकती है, तुम्हारी पेड़ पे बांध के लटकाया जा सकता है। अब मैं समाज का एक छोटा कार्यकर्ता होने के कारण, और मैं भी इस देश का एक हिस्सा हूं और दलित समाज का अपना कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज को सजग करूं और इसके लिए तैयार रहें कि इस तरह की यदि वारदात होती है तो सरकार उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई करे, और 1 साल के अंदर स्पेशल कोर्ट बैठा करके उसका फैसला करे। यदि वो सरकार इसमें नाकाम रहती है तो ये समझ लेना चाहिए सरकार को कि हमारा समाज ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मेरा समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम टिट फैट टोट वाली बात पर आएंगे और उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि ये जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार हमें न्याय नहीं दे सकती, तो उसको हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जाति हो रही है, जो वो कहे कि हम कानून हाथ में ले रहे हैं, मजबूर करेगी हमें कि कानून को हम अपने हाथ में ले, लेकिन हम नहीं चाहते लेते कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन मजबूरी क्या नहीं कराती। यदि हमें सब जगह से यही दुत्कारना मिलेगी और हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग हथियार उठाने में भी हिचकेंगे नहीं। मैं अपने समाज को सीधा कहूँगा कि तैयार रहें, और जहाँ भी इस तरह की एट्रोसिटी जहाँ
जघन्य अपराध हो रहे हैं, जहां हमारी बहन बेटियों को रेप भी किया जाए, मर्डर भी किया जाए, पेड़ के बांध के लटका के हम लोग को ये दिखाया जाए कि तुम्हारी हाल ये होगी, हम ये अपने समाज को आदेश दे। इससे पहले हम सरकार से चाहेंगे कि वो इन पर तुरंत काबू करे, नहीं तो उनको सजा हम देंगे, हमारा समाज देगा, हमारे नौजवान देंगे। इसमें हमारे दोस्त हमारे पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग घर में बैठे ये समझते हैं कि कोई आफत जाफत नहीं आने वाली, 2024 के बाद का समय बहुत ही भयानक आने वाला है। हमारे पास तो एक डंडा भी नहीं है, हमारे तो इतने सीधे साधे आदमी है कि घर में कुत्ता या कोई जानवर घुस जाए या कोई दो बदमाश घुस जाए, हम उनको डंडे से या कहीं से बाहर निकाल दे। तो मैं अपने समाज के साथियों को कहना चाहूँगा, कम से कम डंडा, लाठी या कोई भी ऐसे हथियार या कोई भी ऐसी चीज रखने चाहिए जो कानूनी हमें इजाजत देती है, जिससे कि कोई बदमाश हमारे घर में घुसे तो हम उसको बाहर निकाल सके। नहीं तो वो तो हमें मार के लूट के हमारे साथ इज्जत भी लूट जाएगा और हमारी बहन बेटियों के साथ भी कुछ भी करके चला जाए, हम लोग उसको क्या हाथ से हटो 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 करते रहेंगे? ये समय चला गया, आज का आधुनिक जमाना है, हथियारों की बात हो रही है। आपने जो आज के यहाँ के जो लोग हमें मार रहे हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रखे हैं, उनको तो हथियार दे रखे हैं, उनको हथियार दे रखे हैं हमारे को मारने के लिए, और हमें हथियार नहीं देते। हमें अपने स्वयं की रक्षा के लिए भी, सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम लोगों को हथियार नहीं मिलते। इससे बुरा और क्या हो सकता है? मतलब वे उन लोगों को कह दिया कि मारो। उन लोगों को यदि जान प्यारी है और उन लोगों को आत्मरक्षा की जरूरत है, हमें आत्मरक्षा की जरूरत नहीं है, हमें भी हथियार दिए जाए और सरकार हमारे पैसे खरीद के हमारे दे। हमारी ये जो भीम संसद में ये बात रहेगी, प्रस्ताव पारित होगा और हम लोगों को जो 86,000 करोड़ रुपया है, वो रुपया हमारे डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने पे, हमारी इंडस्ट्री लगाने पे और हमारे को आर्म्स लाइसेंस खरीद कर देने पे, हमारे फंड से खरीदे, जो हमारे को अलॉटेड फंड है, जो वायदा किया गया है, जो हमें आबादी के अनुपात में पैसा मिले, उसका 90% पैसा सरकार दे, 10% हम देंगे। तो हर गांव में ये लाइसेंस दिए जाए और हथियार खरीद के दिए जाए, तो मैं समझता हूँ अत्याचारों पे काफी हद तक रोक लग जाएगी। इसका भी उनको डर रहेगा, जब डर रहेगा कि इनके पास हथियार है तो कोई हम लोगों के मोहल्ले में आकर के हमारी बहन बेटी की इज्जत ले लूटेगा या जबरदस्ती उठा करके ले जाएगा। उनको पता है कि इनके पास हथियार है, ये गोली भी मार सकते हैं। जिसका मरता है उसको पता लगता है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या होती है, कैसे इसका बदला लिया जाता है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ, जो हमारी भीम संसद है, जो 19 और 20 नवंबर शनिवार इतवार के दिन सवेरे 10 बजे से अंबेडकर भवन, रानी राजश्री रोड, नई दिल्ली, ग्रांट प्लेस के बिल्कुल पास है, वहां पर होगी। और उसमें सारे देश के जितने बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्हें मुझे बार बार इनवाइट करने की या बार बार खबर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो लोग आज से अपनी तैयारी कर दें और अपने अपने तरीके से जिस तरह भी दिल्ली पहुंच सकते हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, बॉम्बे के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे केरला के हों, चाहे ये राजस्थान के हों, चाहे किसी भी यूपी के हों, हरियाणा के हों या हिमाचल के हों, उत्तराखंड के, कहीं के भी देश के किसी भी स्टेट के आदमी हों, वो अपना सब आने का मन बना ले। ये जो संसद बनाई गई है, ये हमारे सारे मामलों को देखने के लिए बनाई गई है। प्रोग्राम सब जगह पूरे देश में होते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, होता मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। प्रोग्राम होने चाहिए, सब लोगों में जागृति फैलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई प्रोग्राम नहीं हो, सब संस्थाएं एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, करें और अच्छा करें, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखेंगे। हमारे भीम संसद में सिर्फ वो लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे, हम किसी को अपना सदस्य नहीं बनाने जा रहे, हम लोग किसी को छोटा या अपने को ज्वाइन नहीं कराने जा रहे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सब लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ आएं और इस भीम संसद में अपनी चर्चा में भाग लें। हर आदमी को बोलने का मौका मिलेगा, हर सब्जेक्ट के ऊपर हर आदमी को बोलने का, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार भी बोलने का मौका मिलेगा। कोई इसमें रोक टोक नहीं है, कोई स्टेज नहीं होगी, कोई वहाँ स्पीकर वो नहीं लगे होंगे, सब अपनी स्टेज से बोलेंगे। इसलिए मैंने बता दिया, किसी तरह का मन में ये शक नहीं होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, समाज के लोगों को मेरा जय भीम नवोदय। धन्यवाद।